नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप नवभारत समाचार देख रहे हैं। इस वक्त दो खास मेहमान हमारे साथ इस स्टूडियो में हैं। एक तरफ मेरे रामचंद्र राव जी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी हैं हैदराबाद के और पेशे से वकील भी हैं, और दूसरी तरफ मेरे अविनाश जायसवाल जी हैं जो कि निज़ाम कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं और हिंदी विभाग में प्रोफेसर भी हैं। बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि आज दिन में भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, नेशनल अध्यक्ष के लक्ष्मण जी से मैं अभी मिल के आया, उनका इंटरव्यू किया। बंगाल इलेक्शन, ओबीसी मूवमेंट, ओबीसी में क्या कुछ हो रहा है उसे लेकर के, और साथ में किसान आंदोलन को लेकर के। फिर दोबारा से एक बार फिर जब भाजपा के किसी नेता के साथ बैठा जाता है तो सवाल अपने आप वही बन जाते हैं। तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा आपसे कि तेलंगाना में किसानों की स्थिति क्या है, और जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए किसान हैं उन्हें लेकर आप क्या सोचते हैं? पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ये जो किसान के संबंध में जो विधेयक बने हैं, जो संसद में पारित किया गया है, ये सारे अपने आप में एक किसान को आगे ले जाने के लिए, किसान की जो इनकम है, जो उनकी जो आय है उसको दुगना करने के लिए, और किसान की परिस्थिति और स्थिति में बदलाव लाने के लिए ये सारे जो है संशोधन किए गए हैं कानून में, और नए कानून लाए गए हैं। किसान के संबंध में जो भी कानून है, आज उस कानून को सारा किसान समाज और सारे किसान के नेता आज उसका स्वागत कर रहे हैं। हालांकि कुछ जगह ऐसे हैं जैसे पंजाब है या हरियाणा है, इन दो राज्यों में जो है आप देखेंगे कि वहाँ पर उनको किसानों को उकसाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ के किसान और किसान की जो फसल होती है और जो खेती करने वाले लोग होते हैं, उनका जो फसल में आप महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लोगों को भी जोड़ ही लीजिए। नहीं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में उतना ज़्यादा आंदोलन नहीं है जितना आप पंजाब में या हरियाणा में देख रहे हैं। नहीं सर, मैं खुद दिल्ली से आया हूँ, इसलिए मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि गाजीपुर का जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश से लगता है, और उत्तर प्रदेश से वहाँ पे करीब 50,000 से ज़्यादा किसान बैठे हुए हैं। नहीं, वो तो अभी हाल में हुआ, लेकिन जब पहले जो आपने देखेंगे, जो शुरू में जो आंदोलन का जो स्वरूप जब ले रहा था, तो उस समय पंजाब के लोगों में प्रक्रिया थी। अब उनको उकसाया जा रहा है, कांग्रेस और जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये उनको उकसा रहे हैं। और आज जो है ये जो सारा किसान आंदोलन जो है, ये राजनीति से प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, नरेंद्र मोदी के विरोध में इसको आंदोलन को भड़काया जा रहा है। हालांकि किसान को इन कानून से, ये जो 3 कानून बने, उनसे उनका लाभ होगा। हम बार बार उन्हें समझाने की कोशिश करें। आपको समझना ये चाहिए कि ऐसे कई किसान नेता हैं जो किसानों के लिए सचमुच उन्होंने अपने ज़िंदगी को उन्होंने त्याग दिया है, हम कह सकते हैं, क्योंकि सारा सब कुछ छोड़कर किसानों के बारे में सोचा करते थे। एक है शरद जोशी जी, दूसरे हैं महेंद्र सिंह टिकावत जी, और कई ऐसे लोग हैं जो आज किसानों के लिए अपना सब कुछ सर्वत्र त्याग कर उनके जो आंदोलन में, उनके अच्छाई के लिए, उनके बड़ाई के लिए काम करने वाले थे, आज वो सब इनका समर्थन कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा हुआ है, उनका जो मनोभावना जो है, जो राजनीतिक तौर से कम्युनिस्ट और कांग्रेस से मिले हुए हैं, वो इनको भड़काया जा रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो आंदोलन चल रहा है, ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है, और इसका जो असर है किसानों, पूरे देश के किसानों पर किसी को इस आंदोलन का असर नहीं है। अगर तेलंगाना में अगर आप देखें तो तेलंगाना का जो यहाँ पर हमारे जो मुख्यमंत्री थे, पहले उन्होंने तो किसानों के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, जो भारत बंद का उन्होंने ऐलान किया था, उस समय उन्होंने समर्थन दिया था भारत बंद का। और फिर बाद में अचानक उन्होंने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कानून को हम विरोध नहीं करेंगे, और जो भी मार्केट सेंटर्स है उसको जो है वैसे के वैसे रहेंगे, और जो नए कानून में जो मार्केटिंग व्यवस्था है हम उसको करेंगे। बात यह है कि आज हमारे जो किसान भाई वहाँ पर जो आज दिल्ली के जो चारों तरफ घिरे हुए हैं, उनको इस कानून और जो विधेयक जो बना है, इसका जो मकसद है, इसका जो मतलब जो कानून का जो स्वरूप है और कानून से क्या बदलाव आने वाला है, ये उनको मालूम है या ना मालूम है या मालूम नहीं होने दे रहे हैं, इसकी बात सोचने की ज़रूरत है। 8 बार 8 दौर की बातचीत हुई है, सरकार क्या हुआ कि सरकार उन्हें समझा नहीं पाई 8 दौर की बातचीत? बात फिर इतने जो किसान हैं, लाखों की तादाद में किसान हैं, अलग अलग संगठन हैं,
आखिर किस तरीके से गुमराह किया जा सकता है? उनके साथ भी वकील हैं, आप खुद भी वकील हैं, इसलिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि उनके साथ भी तमाम वकील वगैरह वहाँ पे बैठे हुए हैं। सबने कानून को पढ़ा है, सबका कहना है कि एक एमएसपी का लेटर दे दें, एक गैजेट जारी कर दें। आखिर क्या दिक्कत है कि उसको कानून नहीं बनाया जा? नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये अनपढ़ वकील हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि कानून में पॉइंट नंबर 5 पे ये सीधा लिखा हुआ है कि किसान को अच्छे से अच्छे दर मिलेंगे, और यही है एमएसपी। यही एमएसपी को मतलब एमएसपी लगाना जरूरत नहीं है। अगर वो भी ऐसे सोचते हैं तो उन्हें याद रखना चाहिए कि इस देश में अगर एमएसपी पर किसी हर फसल पर अगर की बढ़ोतरी हुई है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के राज में हुई है। इससे पहले कांग्रेस के समय पर जितने जो फसलों की जो एमएसपी थी, कभी उन्होंने ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एमएसपी को बार बार बढ़ाते गए हैं, और इस कानून में भी एमएसपी को कहीं घटाने का सवाल उठता नहीं है। किसान को अच्छे से अच्छे दर मिले। इसमें क्या है, आपको बीच का जो आदमी होता है, जो दलाल होता है, इसको हटाने की एक व्यवस्था है। जो मार्केटिंग व्यवस्था में कमीशन एजेंट्स हैं या दलाल हैं, उनको हटाने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है, ये कानून बनाया गया है। और आज पंजाब और हरियाणा में जो मार्केट व्यवस्था है, ये कब कानून मतलब ये सब दलाल के हाथों में है, कमीशन एजेंट के हाथों में है, और उनके उकसाने से, उनके भड़काने से ये लोग आए हुए हैं, और इनको जो है कांग्रेस और कम्युनिस्ट का मदद मिल रहा है। और आज जो वकील वहाँ बैठे हैं, आज जो बुद्धिजीवी अपने आप को कहते हैं वो बैठे हुए हैं, सारे के सारे लोग जो हैं राजनीति से प्रेरित हैं और भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बैठे हैं, किसानों के पक्ष में नहीं बैठे हैं। ठीक है, मैं इस पे दोबारा आऊँगा। अविनाश सर, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। अभी हाल ही में मुझे मालूम चला कि आप उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन 5 पीढ़ियाँ आपकी हैदराबाद में रह चुकी हैं। बड़ी बात यह है कि आप यहाँ के निज़ाम कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, हिंदी विभाग के, साथ में वाइस प्रिंसिपल भी हैं। आप तो उत्तर प्रदेश को जानते हैं, थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे अगर जब भी जाते हैं तो। आपका जो इलाका है वो पूर्वांचल का इलाका होता है, आधा थोड़ा सा बिहार और बाकी उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का इलाका। आपको मालूम होगा कि वहाँ पे छोटे छोटे पट्टेदारी होती है, कोई बहुत बड़ा नहीं होता है ज़मीनें, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के किसानों के पास हैं। वहाँ पे क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत आपका ध्यान वहाँ पे आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी कुछ उन्हीं इलाकों से आता हूँ, इसलिए मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ मंडियाँ तो है ही नहीं। होता क्या है कि लोकल मार्केट में किसी भी तरीके से जो बिचौलिए होते हैं वो आते हैं, वही आके बोलते हैं भैया 1800 रुपये चल रहा है, 1700 रुपये चल रहा है, तुम धान बेच दो या गेहूँ बेच दो। मजबूरन उसी में बेचना पड़ता है, क्योंकि अगर अब किसी के यहाँ 20 क्विंटल धान अगर उपज होती है तो 20 क्विंटल को अगर मंडी तक लेके जाता है, समझिए कि बाराबंकी में होता है, और अगर उसे कानपुर ले आके मंडी में बेचना है तो उसका ट्रांसपोर्ट का ही खर्चा उतना हो जाता है। तो लोकल मंडियों को तो वहाँ पे अभी तक स्थापित किया नहीं गया। ऐसी स्थिति में उनके लिए कितना मुश्किल है, वो तो पहुँच ही नहीं पा रहे हैं वहाँ तक, तो लॉस तो हो रहा है ना उन्हें। समस्या ये है कि जो ट्रांसपोर्टेशन या यातायात की सुविधाएं हैं, अगर वो सरकार की तरफ से उनको दी जाती हैं तो उसमें किसान का फ़ायदा होने की या लाभ होने की संभावना अधिक होती है। किसान भी एक व्यापारी वर्ग में ही आता है, वो भी इतने आसानी से अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करता है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ व्यवस्थाओं के कारण, कुछ समस्याओं के कारण, कुछ राजनीति के कारण ये आंदोलन चल रहा है। मेरा बस एक ही मानना है कि चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी उनको उकसाने वाला हो, ये समस्या का अंत होना चाहिए। क्योंकि हमारे लिए एक बहुत ही शर्म की बात है कि 26 जनवरी जो हमारा गणतंत्र दिवस है, उस दिन भी वहाँ पर वो लोग आंदोलन करना चाहते हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से और वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता के माध्यम से सरकार से ये निवेदन है कि यथासंभव जल्दी से जल्दी उन समस्याओं को दूर किया जाए। और उनकी जो समस्या हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक की हर समस्या का पूरा निदान हो, तो जो समस्याएं मूल रूप से उनको इसके ऊपर बात कर रहे हैं वो लोग, उनका निदान करके उसको जो है सो समस्या का समाधान करना चाहिए। नुकसान फ़ायदे की बात हम लोग अगर देखते रहें तो ये आंदोलन कभी भी समाप्त नहीं होगा। जहाँ तक देखिए, अगर कोई बीमार होता है तो हम अगर कोई इंजेक्शन देते हैं या फिर कोई दवाई देते हैं तो उस बीमारी को पूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए दिया जाता है। अगर किसान बैठे हैं तो उनका भी जो भी चीज़ें होंगी तो वो पूर्ण रूप से ख़त्म करने के लिए होना चाहिए। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको कि ये हो सकता है कि एक कदम सरकार को आगे आना पड़ेगा, एक कदम किसान को आगे आने पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सरकार एक तरफ खड़ी रहे और किसान एक तरफ अड़े रहें, दोनों को भी आगे आना पड़ेगा। और ये आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति की, हर आंदोलन की, हर समस्या का समाधान हर सरकार कर सके। पहले उनको मूल रूप से समझने का प्रयास करना चाहिए। जैसे समझिए आज कितने किसान हैं देश में,
लाखों की संख्या है। और दिल्ली में कितने लोग बैठे हैं, और ये फसल का समय है। इस समय उनको चाहिए कि पहले वो अपने फसल पर ध्यान दें। अगर इस समय अपने फसल पर ध्यान नहीं देते हैं तो एक वर्ष तक उनके परिवार को उसका नुकसान होगा। लेकिन जो रेगुलर नुकसान हो रहा है उससे बचने के लिए एक फसल नुकसान ही सही। एक फसल नुकसान होना आप इतनी आसानी से जो बोल रहे हैं इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि वो भी यही नहीं समझे थे अब तक कि आंदोलन इतना लंबा चलेगा। नहीं, वो शुरू से किसान कह रहे हैं कि हम 6 महीने का पूरा पैकेज बांध के आए हैं। पैकेज बांध के आया अलग बात है, मगर उनके परिवार का क्या होगा। तो इसीलिए मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि इसमें किसान गलत है या इसमें किसी को उकसाया जा रहा है, किसी के विपक्ष की बात है, पक्ष की बातें नहीं। पक्ष विपक्ष हमेशा रहेगा और समस्याएं पक्ष को ही सुलझानी पड़ती है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा यही रहा है कि वो जो है पक्ष में जो है उनके विरोध में जनता को उकसाए। तो अगर ऐसा उकसाते हैं तो पक्ष का ये काम है, जो सरकारी पक्ष है, कि वो जो है सो किसानों से बात करे, यथासंभव उनकी समस्याओं को, ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं को दूर करने के लिए कोई पहल करे, बात करे। बातचीत चल रही है, न्यायालय भी अब उसमें बीच में आ चुका है। इसलिए हम लोग अगर उस पर ज़्यादा बोलेंगे तो न्यायालय के मध्य में वो बात होगी। तेलंगाना के प्रमुख समस्याओं की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये भी कह देना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने कल ही एक कमेटी का गठन किया है जिसमें 4 सदस्य की कमेटी बनाई है। उन चारों सदस्यों ने इसके पहले ट्वीट करके, फेसबुक पर पोस्ट करके या किन्हीं भी माध्यमों से, अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से किसान बिल का समर्थन किया है। तो आप यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि वह स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से किसानों की बात करेंगे और सरकार की बात नहीं करेंगे? नहीं, अब वो जो समिति की जो गठन हुई है वो सुप्रीम कोर्ट ने की है, सरकार ने नहीं की है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार जो है 8-9 बार इन नेताओं से बैठकर बातचीत किए थे, और जब भी किसी समस्या का हल जब निकलता है तो नए जो मुद्दों को सामने लाकर ये जो है बातचीत पे आतंके डाल रहे हैं और बातचीत को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। नए मुद्दों को लेकर आकर जो कानून में नहीं है, जो किसानों के संबंध में नहीं है, ऐसे चीज़ों को सामने लाकर ये बातचीत को विफल करने की पूरी कोशिश की गई है। हालांकि सरकार ने कई मांगों को मान ली है। उन्होंने जो 9 पहले 9 मांगे थे, 9 को 9 मान लिए, फिर बाद में किसी नया रूप लेके आए। ऐसे नए नए मुद्दों को लेकर किसी न किसी तरह से ये 26 जनवरी तक, ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का अपमान हो, भारत की जो छवि हो उसको बिगाड़े, ऐसा मतलब कुछ लोग हैं जो इसको भड़काया जा रहा है इनको। जैसे सीए के समय पर जब ट्रंप यहाँ पर दौरा करने के लिए जब भारत में आए थे तो उस समय पर भी ट्रंप के सामने जो अमेरिका के जो अध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनके सामने भारत की छवि को ख़राब करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को ख़राब करने के लिए ये सब एक षड्यंत्र है। इसको एक आप किसान आंदोलन के लिए हमें किसान से हमारी जो है उनके साथ सहानुभूति है, हमदर्दी है, लेकिन जो उनको भड़काया जा रहा है वो लोग जो हैं उनके पीछे, उसको आप समझने की कोशिश करना चाहिए। ये जो मासूम किसान हैं इनको भड़काया जा रहा है। अगर सच में ऐसे होता तो देखिए, आप राजस्थान है जो दिल्ली के साथ में सटा हुआ है, और वहाँ राजस्थान में हाल ही में चुनाव हुए थे पंचायत राज की पूरे सीट बीजेपी ने जीती है। अगर किसान उतना ही हमारे विरोधी हैं तो बीजेपी को हराते थे वो लोग। ऐसे कई जगह पर जो है आज किसान दुब्बाका है तेलंगाना में, वो भी चुनाव वो तभी हुआ था जो ये कानून पास होने के बाद हुआ था, लेकिन दुब्बाका में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत दी है उन्होंने। इस प्रकार के कहीं भी अगर आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में किसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में या कानून के विरोध में वो लोग हैं जो हमारे मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तरफ से विरोध करते हैं। और आज किसानों को इसीलिए भड़काया जा रहा है। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया और आपके समिति का गठन किया, अब आप चाहते हैं कि वो समिति को बदल दें। मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं ये किसानों का जो नेता है, किसानों के जो नेता हैं, उनके जो भावना है, जो उनका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट नहीं है, और वो मैलाफाइड इंटेंशंस है, उनके इरादे ठीक नहीं है। ठीक है, आपने अभी राजस्थान निकाय चुनाव की बात की तो मैं हैदराबाद लौट आता हूँ, क्योंकि हम लोग हैदराबाद में ही बैठे हैं। कोई ख़ास कमाल नहीं हुआ सर भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और ओवैसी कहाँ से कहाँ चढ़ गए। ये कहा जाता है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में कि ओवैसी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही एक रास्ते पर चलते हैं, उनकी सेकंड पार्टी के रूप में काम करते हैं। तो फिर हैदराबाद में ओवैसी ने केसीआर का समर्थन क्यों किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ मेयर क्यों नहीं बना? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के साथ मजलिस का कभी भी हमारा दोस्ती
नहीं हो सकती है और दोस्ती न रहेगी, कभी नहीं रहेगी। राजनीति में सर तो कुछ भी हो जाता है। नहीं नहीं, राजनीति में होता है। अब देखिए, अब कम्युनिस्ट पार्टी है, हम कम्युनिस्ट पार्टी से कभी दोस्ती कर नहीं सकते। एक ज़माना था जब दिल्ली में कहीं 1950 और 55 के बीच में एक दो बार दिल्ली के जो राजनीति थी उसके कारण कम्युनिस्ट और बीजेपी ने मिलकर जनसंघ वगैरह जनसंघ के टाइम पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बनने के बाद हमारे जो सिद्धांत हैं, हमारे जो आदर्श हैं, वो जो है कम्युनिस्ट और कांग्रेस और मजलिस तीनों का हम विरोध करते हैं और उनसे कभी अपना हाथ मिला नहीं सकते, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। वह आपने कहा कि जितना सोचा था उतना तो नहीं आया आपको, नहीं, गलत है, क्योंकि हमको पहले 4 सीट थे, अब हम 48 में पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी जीत है, इसको तो कोई सोच भी नहीं सकता था। हालांकि सारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष के नेता हैदराबाद पहुंच जाते हैं हैदराबाद के चुनाव में, तो फिर ऐसा क्या होता है कि वो छाप नहीं निकल के आ पाती है, वो सरकार नहीं बन पाती है? ये तो हमारी जो लड़ाई है हैदराबाद के हद तक नहीं है। हमने हैदराबाद पहले दुबा का जीता, अब हैदराबाद में हमने 4 से 48 तक आ गए। हमारा लक्ष्य 2023 में भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में सरकार बने, ये है। अब यहाँ पर राजनीतिक तौर से आप इसको विश्लेषण कीजिएगा। एक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को 48 सीट आई, ये बहुत बड़ी जीत एक है। दूसरी बात है कि जो टीआरएस को 55 या 56 सीट आए हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और टीआरएस के बीच में जो आपको गैप रहेगा ये बहुत कम है, ऑलमोस्ट इक्वल आया। 8 सीटों का है, क्योंकि हम जो है 10 सीट जो है 100 वोटों के अंदर हारे हैं, 100 वोटों के अंदर हारे हैं। 500 वोटों के अंदर हम और 10 सीट हारे हैं। तो यानी कि हमारा उनका ऑलमोस्ट सेम है, यानी कि कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता। और बात मजलिस की रही, मजलिस अपने जो सीट हैं जहाँ पर अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, उनके सीट किसी को देते नहीं, उनके ही रहता है। उनमें भी एक घटा हुआ है, अभी 1-2 घटा हुआ है उनका। अच्छा, हैदराबाद में सांसद ही कब बदलने वाली है? हमेशा ये लगभग 84 से अभी तक हारे नहीं, क्या बात है? क्यों दूसरी पार्टियां यहाँ पे मजबूत नहीं हैं? क्या रीज़न हो? नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि 7 के 7 जो चुनाव क्षेत्र हैं विधानसभा के, जो संसद क्षेत्र में आते हैं, एक गोशा महल को छोड़कर सारे 6 सीट जो है वहाँ पर मुसलमान बहुमत है। और वो कभी बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, कांग्रेस को भी वोट नहीं डालेंगे, टीआरएस को भी वोट नहीं डालेंगे, वो अपना जो मजलिस है उनको ही डालेंगे। ये सांप्रदायिकता के तौर पे वो लोग चुनाव लड़ते हैं और यही सांप्रदायिकता के कारण आज मजलिस जो है हैदराबाद की सीट पर जमी हुई है। हालांकि मजलिस से वहाँ के लोगों को कोई ज़्यादा प्रेम नहीं है, उनके ऊपर उनका कोई विश्वास नहीं है, लेकिन और राजनीतिक तौर पे उनको भड़काया जाता है, सांप्रदायिकता को भड़काया जाता है, उनके मजहब को भड़काया जाता है और मजहबी तौर पे वहाँ पर चुनाव होते हैं। इसीलिए उनके हाथ में आज हैदराबाद की पार्लियामेंट सीट है। हमारा प्रयास हमेशा रहा है कि हम उस सीट को हम साथ मिलें, लेकिन वो जो पॉपुलेशन का जो है वोटिंग जो परसेंटेज है मुस्लिम्स के वहाँ 60% है, वहाँ पर 60-65% है। तो उसके कारण हैदराबाद की सीट को जो जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। फिर भी हम कोशिश करेंगे, हम मुसलमानों के दिल को जीतने की कोशिश कर रहे हैं राजनीतिक तौर से, लेकिन वो जो है अभी कुछ हद तक हमने जीता है, कुछ तक हमारे वोट परसेंटेज बढ़े हैं, कुछ हद तक हमारे जो मुसलमान एरियाज़ में हमारे वोट शेयर भी बढ़े हैं। हमने भी इस बार 5-6 लोग मुसलमानों को हमने टिकट दिया है कॉरपोरेशन टिकट में। तो इसीलिए हम जो है चाहते हैं कि हम भी हैदराबाद जीतें और हमारी कोशिश रहे कि हमारी कोशिश हैदराबाद की सीट तक नहीं है, हमारी कोशिश है कि 2023 में सत्ता बीजेपी की हो तेलंगाना में, वो हमारी कोशिश है। बेहतर है। अविनाश सर, आप कुछ कह रहे थे, कुछ सवाल आपके गवर्नमेंट से हैं, क्या वो सवाल करने की बात? आप राज्य की सरकार बोल रहे हैं आप? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता से पूछना चाहूँगा कि 2013 में, और मेरा किसी भी राजनीतिक दल से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है, हम जो भी बात कर रहे हैं प्योरली बिल्कुल शुद्ध रूप से एक राजनीतिक बातचीत हो रही है हमारी। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री जो इस राज्य के हैं वो आपके स्टूडेंट रह चुके हैं। नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री जी KTR जी हमारे स्टूडेंट रहे हैं। वैसे इस समय उनके बेटे, मुख्यमंत्री के बेटे। और ऐसे ही नहीं, जो असेंबली है उसमें 5 MLA हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो पार्लियामेंट है उसमें 2 स्टूडेंट्स इलेक्टेड MPs हमारे हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुद हमारे छात्र रहे हैं निज़ाम कॉलेज के। असदुद्दीन ओवैसी खुद स्टूडेंट है हमारे। तो
मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अभी ये बात हुई कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पर मुस्लिम लोग जो हैं वो हर मजबूरी की वजह से ही मजलिस को वोट देते हैं। तो क्या हमारे अंदर किसी एक ऐसे नेता की आवश्यकता है जो कि असदुद्दीन ओवैसी के समान ही हमारे हिंदू लोगों में भी उस प्रकार की भावना जागृत करे कि चाहे कितने भी ठहरो हम भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे। हाँ, लेकिन आपके सवाल में एक चीज़ मैं और जोड़ के आपसे जवाब निकालूंगा कि जब 60% से ज़्यादा मुस्लिम बहुल इलाके हैं तो फिर ऐसा बीजेपी कैसे करेगी? अविनाश सर का जवाब दीजिए। नहीं, मैंने कहा ना कि हम चुनाव मजहब के आधार पर नहीं लड़ते हैं, पहली बात। और आज मुस्लिम बहुल जो प्रांत है, जो क्षेत्र हैं, वहाँ भी हम मुसलमानों के दिल को जीतने की कोशिश करेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। और ये हमारा मतलब काम वही चल रहा है। हमारे इसमें माइनॉरिटी मोर्चा है, वहाँ कई लोग काम कर रहे हैं। आज एक मुसलमानों में एक बहुत बड़ी जो शिया कम्युनिटी के कई नेता आज बीजेपी से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। उसी तरह हम सुन्नी कम्युनिटी के, सईद कम्युनिटी के, इन कम्युनिटी से भी आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ हम खींचना चाहते हैं। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हैदराबाद और तेलंगाना में मुस्लिम समाज भी आज भारतीय जनता पार्टी को एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की तरह देखे, हिंदुओं की पार्टी ना समझे उसे। ये सबकी पार्टी, सबका साथ, सबका विश्वास, ये हमारा लक्ष्य है। सबका और सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हाथ हमारे लिए जीतने की ज़रूरत है और हम उसी लक्ष्य से चल रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हैदराबाद के मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करने लगेंगे और उसको वोट जरूर देंगे। आप इससे संतुष्ट हैं? रामचंद्र राव जी, मैं आपकी बात का समर्थन करते हुए कहूँगा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति लगभग 1983 से देखी है, जब आले नरेंद्र जी हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के थे और एक नरसिंह राव जी थे जो कारपोरेटर थे, आप भी जानते हैं उनको अच्छी तरह से। जैसे जीएचएमसी का चुनाव जहाँ तक देखा गया तो ये चुनाव ज़्यादातर मैंने ये महसूस किया है कि ये चुनाव ज़्यादातर राजनीति और मुद्दों को छोड़कर सिर्फ धर्म के नाम पे ही लड़ा गया। तो क्या हमारे पास ऐसे कोई, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कोई मुद्दे हैं जिनकी वजह से वो केसीआर सरकार से पूरी तरह से लड़ने में सक्षम है? ये बात बहुत ही सही इन्होंने कहा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसे चेहरे को यहाँ पे बुलाना और उसके बाद से अमित शाह जैसे लोग यहाँ पे आते हैं, होम मिनिस्टर माननीय हैं, क्या कहते हैं वो लोग? एक ही चीज़, ये देश नहीं झुकेगा, ये नहीं होगा, हम लड़ के रहेंगे। सर क्या लड़ना है? डेवलपमेंट करना है, यहाँ पे लड़ना नहीं है। सही बात है। वही तो, जो डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में वो योगी आदित्यनाथ जी ने लिया है, उस डेवलपमेंट का स्वरूप बताने के लिए आए, वो यहाँ पर भड़काने के लिए आए। अमित शाह जी भारत के जो गृह मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहले से भी यहाँ आए हैं, ये लोगों को बताने के लिए कि केसीआर साहब का जो यह सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है और इनको भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वो बताने के लिए यहाँ पर आए। किसी को धर्म के आधार पर भड़काने के लिए है। यहाँ पर हमारे स्मृति ईरानी जी जो आए हैं यहाँ के महिलाओं के जो साधकता है उसके लिए बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे जो प्रकाश जावड़ेकर जी आए हैं यहाँ पर, हमारा मैनिफेस्टो को वो हमारे प्रभारी रह चुके हैं। तो इस तरह से हमारे नेता हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के राडार पर आज दक्षिण भारत में कर्नाटक के बाद तेलंगाना में हमारे जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो हमारे नेता यहाँ आ रहे हैं यहाँ, और हमने जो भी बात किया विकास के बारे में बात किया। क्या मुद्दे होंगे सर इस बार अगर इलेक्शन होता है 2023 में, तो ऐसे क्या मुद्दे होंगे जिसको प्रिपेयर करके आप रहे हैं? केसीआर जी का कोई विश्वास नहीं है, वो बीच में भी चुनाव करा सकते हैं, उनका कोई बोल नहीं सकते, उनकी इच्छा पे डिपेंड करता हो। इसके पहले हुआ है नहीं, हमारा तो एक ही मुद्दा, मैंने जैसे कहा कि तेलंगाना को एक विकासशील प्रदेश बनाना है। यहाँ के नौजवानों को यहाँ पर नौकरियों की जो व्यवस्था है वो करनी चाहिए, और साथ साथ यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर और यहाँ के जो किसान हैं उनको यहाँ हर तरह का मतलब योगदान देकर, जो यहाँ तेलंगाना जो है सीड बोल कहते हैं, यहाँ पर जो हर तरह के अनाज यहाँ पर उगाया जाता है, बीज की यहाँ उगाए जाते हैं, कपास का हो या चावल का हो या मतलब किसी तरह का भी हो। आज हैदराबाद जैसे अमरूद है, आप इलाहाबाद में अमरूद खाते हैं, या हमारे पास फ्रूट रिसर्च स्टेशन है आज हमारे हैदराबाद के बगल में संगारेड्डी है। यानी आप कृषि क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या विद्या के क्षेत्र में हो या हर क्षेत्र में आज यहाँ पर विकास की संभावना ज़्यादा है। लेकिन टीआरएस की सरकार ने विद्या के क्षेत्र को और हमारे हेल्थ के स्वास्थ्य के क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, सब क्षेत्र को बर्बाद करके रख दिया है।
और इसीलिए हम यही नारा लेके जाएंगे कि तेलंगाना का विकास हो। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना में हर क्षेत्र में विकास हो, हर व्यक्ति का विकास हो, और इसी मुद्दे से हम जाएंगे। कभी धर्म का हम उपयोग नहीं करेंगे। अगर धर्म का उपयोग अगर मजलिस करता है तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर टीआरएस पार्टी धर्म के नाम पर उनको मुसलमान वोटों के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा तो धार्मिक बातें बीजेपी ही करती है। मजलिस तो करती आई है, लेकिन भाजपा भी वही करती है, हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र। हमने कभी हिंदू राष्ट्र नहीं कहा। हाँ है सर, तमाम आपके नेता हैं, बाइट आप सुन सकते नहीं, गलत है। किसी ने कहा हिंदू राष्ट्र, वो हमारा कभी वो नारा नहीं था। हमारा नारा है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। और हिंदू राष्ट्र की नारा हमने कभी दिया नहीं है एक राजनीतिक दल की तरफ से। हाँ, हमारे हमारे सिद्धांत से जो बहुत संबंध रखने वाले कई संस्था हैं जो विश्वास करते होंगे, लेकिन हमारा धर्म के संबंध हिंदू से नहीं है। हमारा हिंदू का मतलब होता है लार्जर इंडियंस। ये हिंदू का धर्म जो हम शब्द जो है हम धर्म के आधार पर नहीं लेते हैं, इसको एक जियो पॉलिटिकल टर्म के आधार पर लेते हैं, तो आप उसको रिलीजियस से जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। और सर, जैसे अभी आपने विद्या के क्षेत्र की, शिक्षा के क्षेत्र की बात की रामचंद्र राव जी, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता था कि जैसे उस्मानिया विश्व, आपने भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शायद भाग लिया था, कि सरकार का अगर आप लोग मानते हैं कि विद्या के क्षेत्र में और विशेषकर विश्वविद्यालयों के प्रति रवैया थोड़ा दो रुखा रहा है या सौतेला व्यवहार रहा है, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? नहीं, मैं यही समझता हूँ कि यहाँ पर जो निजी विश्वविद्यालय हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, निजी विद्या क्षेत्र विद्या संस्थाएँ हैं, उनको पनपने के लिए यहाँ पर जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेज हैं और सरकारी विश्वविद्यालय हैं, इनको जो है बर्बाद करने की कोशिश में ये सरकार तुली हुई है। आप देखेंगे प्राइवेट कॉलेज का, प्राइवेट स्कूल्स का, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का आज तेलंगाना में जितनी तरह से उनका विकसित हो रहा है, उतनी तरह से ये गिरावट आ रही है सरकारी संस्थाओं में, ये स्कूल हो, कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो। और आपके पास 18 महीने से सरकारी विश्वविद्यालय में आज तक कोई कुलपति नहीं है, वाइस चांसलर नहीं है। यहाँ पर आपका प्राध्यापक नहीं है, उपाध्यायक भी नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, लेक्चर्स नहीं है। मतलब किस लिए आप विश्वविद्यालय के यहाँ पर हैदराबाद में, मतलब उस्मानिया से मिलाकर, हैदराबाद की उस्मानिया से मिलाकर सारे तेलंगाना में 12 जो विश्वविद्यालय हैं, आज कहाँ कुलपति नहीं है। एक विश्वविद्यालय में 90%, 50 से 90% तक आज वहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स का नियुक्ति नहीं हुई है, सैंक्शन पोस्ट होने के बावजूद भी। क्यों ऐसा हो रहा है? लेकिन आपने दे दिया 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को परमिशन। तो आप सरकारी विश्वविद्यालयों को ख़त्म करना चाहते हैं और निजी विश्वविद्यालयों को, प्राइवेट विश्वविद्यालयों को आप यहाँ पर पनपने की कोशिश करते हैं, तो इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। ये सरकार चाहती है कि सरकारी विश्वविद्यालय क्लोज हो जाए, इससे गरीब को नुकसान होगा। कोई गरीब प्राइवेट विश्वविद्यालय में पढ़ नहीं सकता है, वो सरकारी विश्वविद्यालय में पढ़ता है। लेकिन आपकी सरकार तो हर चीज़ का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, फिर वो कर रही है, लेकिन इसमें किसी से उनको नुकसान नहीं है। प्राइवेटाइजेशन में उनको नौकरियां मिल रही हैं। हमने विद्या व्यवस्था में हमने कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं किया है। अगर प्राइवेटाइजेशन किया है तो कंपटीशन में किया। अब फॉर एग्जांपल आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, वहाँ का भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आज कुलपति हैं वहाँ पर, और सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में आज हॉस्टल से बच्चे पढ़ते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वही जाते हैं जो पढ़ सकते हैं वहाँ पर। यहाँ पर वो स्थिति नहीं है। जो पढ़ना भी चाहते हैं उनको पढ़ने के लिए कोई वहाँ विद्यालय नहीं है, अगर पढ़ना भी चाहते हैं वो टीचर्स कोई नहीं है पढ़ाने के लिए। ये व्यवस्था यहाँ पर है। प्राइवेट के हमने कहा था पहले, प्राइवेटाइजेशन के लिए हम विरोध नहीं है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन जो है आप कंपटीशन के तौर पे लेके आइए, ताकि कंपटीशन प्रतियोगिता जब होती है तो एक संतुलन बना रहता है। वो संतुलन आपने तोड़ दिया है। आपने प्राइवेट संस्थाओं से कॉम्पिटिशन प्रतियोगिता कर नहीं रहे हैं, आप उसको बढ़ाने के लिए अपने आप को प्रतियोगिता दूर रखें। यू आर नॉट इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड नाउ, ये हो रहा है। तो इसीलिए हमारे जो क्षेत्र हैं, हमारे जो प्रदेश हैं, वहाँ की विद्या व्यवस्था से आज तेलंगाना की अगर विद्या व्यवस्था से आप तुलना करेंगे तो वहाँ पर विद्या व्यवस्था ठीक है और यहाँ पर गलत है। हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र की जैसे मैं बात करूँगा तो इसमें हमारे पास इस समय 2 बातें बहुत ही मुख्य रूप से हम देख रहे हैं। एक तरफ तो सरकार ये कह रही है कि हम लोग जो रिटायरमेंट की एज है उस एज को हम 3 साल बढ़ाना चाहते हैं, और एक तरफ बेरोज़गार हैं वो ये बोलते हैं कि
इस एज को नहीं बढ़ाना चाहिए। जिसमें शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, स्कूल टीचर्स है, कॉलेज लेक्चरर्स है, डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। खैर यूनिवर्सिटी को तो अब तक उससे थोड़ा दूर ही रखा गया है कि यूनिवर्सिटी बाद में किस प्रकार से उसमें इंक्लूड होगी पता नहीं। तो मैं ये रामचंद्र राव जी से पूछना चाहूँगा कि आप एज बढ़ाने के फेवर में है या नहीं है? नहीं, एज बढ़ाना फेवर में होना नहीं होना वो बात की बात है। पहले 1,35,000 नौकरियां कहाँ हैं, पहले वो बताइए। पहले आप नौकरी दीजिए, खाली जो पड़े हैं उनको फिलअप कीजिए, फिर बाद में आप 1,35,000 नौकरियां सरकारी स्कूलों और यूनिवर्सिटीज़ में मिलाकर हैं, है ना? पूरे मिलाकर है खाली। अभी ये कब है खाली? 6 साल पहले खाली था। ये गवर्नमेंट के फिगर है, मैं अपना बात फिगर नहीं बता, गवर्नमेंट के फिगर के हिसाब से 1,35,000 सरकारी पोस्ट खाली है। और इसमें कैसे कैसे स्केल्स हैं, जैसे कि टीचर, प्रोफेसर, पियून वगैरह सब? प्यून नहीं आता इसमें, जो मतलब क्लास 3 क्लास 4 नहीं आता, क्लास 2 क्लास 1 का पोस्ट है पूरे। टीचर्स हो सकते हैं, जो ग्रेजुएट मिनिमम जो डिग्री है या ये उनका जो वो क्वालिफिकेशन होता है उनके वो रहे। तो 6 साल पहले जब तेलंगाना बनी थी उस समय 1,35,000 जो है नौकरियां खाली थे। अब 35,000 नियुक्ति किए हैं बस उतनी ये 6 साल में। और उसके साथ साथ आपने किए हैं पुलिस कांस्टेबल किए हैं, पंचायत सेक्रेटरी किए हैं, जो डिग्री और ये इनके काम को नहीं आएंगे, वो क्लास 3 और क्लास 4 की एम्प्लॉयमेंट है। अब देखिए 6 साल पहले 1,35,000, आज 6 साल के बाद इसमें हज़ारों लोग रिटायर हुए होंगे, सैकड़ों लोग मरे होंगे और सैकड़ों लोगों ने रिज़ाइन भी किया होगा किसी और चीज़ के कारण के लिए। तो मतलब ये 1 लाख जो नौकरियां हैं आज 2 लाख से भी ज़्यादा है, सरकारी नौकरी बोले। और तेलंगाना आया किस लिए आया? नौकरियों के लिए आया। जब तेलंगाना नौकरी के लिए आया था, नौकरियों के लिए आया था, वो नौकरी आप लोगों को बच्चों को नहीं दे रहे। जो बच्चे जिनकी आत्महत्या, जिनकी आत्म आहुति के कारण आज तेलंगाना बना है, उनके बलिदान को आप अपमान कर रहे हैं। 2 लाख से ज़्यादा आज सरकारी नौकरियों को आपने अब तक कितना भी मतलब बच्चों के लिए आप क्या प्रकट किया है? कुछ भी प्रकट नहीं किया आपने। तो इसीलिए मैं यही मानता हूँ कि ये जो सरकारी नौकरियाँ हैं इसको पहले फिलअप करना चाहिए, बाद में एज बढ़ाए ना बढ़ाए, कितना बढ़ना है, क्या बढ़ना है, किसी ने पूछा नहीं, डिमांड नहीं किया। बगल के प्रदेश में वहाँ पर जो आयु जो बड़े हुए 60 किया था, वो हमारे मुख्यमंत्री जोश में आके बोले हम 61 करेंगे। कोई मांग किसी ने नहीं की थी, आपने भी मांग नहीं की थी, किसी कर्मचारी संघ ने किसी ने मांग नहीं की थी। आपने क्यों इसकी मतलब घोषणा की है? आपकी घोषणा जो है राजनीति से प्रेरित है, इसीलिए मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता, बयान भी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सरकार से पहले ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी आयु की जो बढ़ाना चाहते हैं, जो रिटायरमेंट एज को, वो आप करें या ना करें, उससे मैं हमारा कोई संबंध नहीं है। पहले जो बच्चे आज नौकरी के लिए दिन रात पढ़ रहे हैं, दिन रात उन्होंने मेहनत करके तेलंगाना को लेके आया है, उनको न्याय कैसे करेंगे? ये मेरा प्रश्न है सर। ठीक है, जैसे मैं आखिरी सवाल लेंगे हम। नहीं, 1-2 सवाल और रहेंगे। जैसे हम लोग ये स्थिति देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हैदराबाद तेलंगाना में हैदराबाद में स्थिति पश्चिम बंगाल जैसी हो गई है। यहाँ वैसे लगने लगा है कि जैसे पश्चिम बंगाल में 2 वर्ग हो गए, दोनों आपस में जो संघर्ष कर रहे हैं। क्या हमारे पास भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो सकती है? नहीं ना, वैसे तो अब राजनीतिक तौर पे देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की तरह ही है। जैसे आपने दुबाका में देखा पुलिस किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, नेताओं पर किस तरह से, वारंगल में कल हुआ, जनगांव में कल किस हर तरह से उन लोगों को पीटा जा रहा है, केसेस बनाए जा रहे हैं, जेलों में जा रहा है। तो राजनीति की परिस्थिति और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति अगर आप देखेंगे तो सचमुच जो बंगाल की तरह यहाँ पर चल रहा है। ममता बनर्जी एक डिक्टेटर है, तो उससे बड़ी डिक्टेटर हमारे मुख्यमंत्री जी है, जो कभी अपने फार्मों से बाहर नहीं आते हैं। जो हमारे आज तक ऐसा मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा जो सेक्रेटरीट कभी जाता नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री आज तक सेक्रेटरीट गया नहीं। और आज तो बड़ी बात यह है कि हमारा सेक्रेटरीट ही नहीं है आज हैदराबाद में, तेलंगाना में सेक्रेटरीट ही नहीं है। सारे मंत्रालय बिखरे हुए हैं, कहीं यहाँ है, कहीं वो है, कहीं इधर है। अब लोगों को इतना परेशानी हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन तो बहुत ठप सा पड़ गया है यहाँ पर। तो इसीलिए मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल क्या, आप इससे पहले बिहार को जंगल राज माना जाता था, अभी नहीं, इससे पहले। और आज जो है हमारे तेलंगाना में भी जंगल राज है। मैं एक जैसे आपने कहा है अंतिम प्रश्न पूछूंगा कि जैसे जीएचएमसी चुनाव होने के बाद स्थिति ऐसी बनी है कि कौन बनेगा करोड़पति के बाद बना है प्रश्न कि कौन बनेगा मेयर।
अगर हम ये मानते हुए चले कि केसीआर जी ये एक राजनीतिक पहल करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से किसी का भी समर्थन नहीं लूँगा और मेयर नहीं बनाऊँगा, तो हमारे पास उस समय क्या स्थिति पैदा होंगी? जीएचएमसी का ये तमाम दर्शकों के लिए बता दो, जीएचएमसी जो है ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। नहीं, ये तो है कानून में ही है कि जो चुनाव होने के बाद, मतगणना होने के बाद जब घोषणा होती है, इन लोगों की जीत की या हार की घोषणा होती है, तो उसको गैजेट नोटिफाई किया जाता है और गैजेट नोटिफिकेशन के बाद 1 महीने के अंदर मेयर का चुनाव होता है। और मेयर का चुनाव जब होता है तो 150 जो हमारे अंक हैं, इसमें 50% लोग जो हैं अटेंड होना चाहिए, तब कोरम बनता है। तो उस 50% में जितने भी लोग हैं और जब वो लोग मेयर को जिताएंगे, मतलब वोट डालेंगे, और जो सिंपल मेजॉरिटी जिसको भी आए वो बन जाएगा। तो इसमें कोई कानूनी तौर से कोई किसी तरह का कोई नुकसान या किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी होने वाला नहीं है। अगर हम आज समझ लीजिए 10-20 लोग हैं वहाँ पर, 20 के 20 आज टीआरएस के लोग हैं, वो 20 को वोट ले सकते हैं वो लोग। वैसे 10 बीजेपी के हैं और 20 टीआरएस के हैं, तो ज़्यादातर वोट जिसको गिरता है वो लोग जीतेंगे। ये सिंपल प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस है। तो इसीलिए आज 58 सीट्स हैं टीआरएस के पास, हमारे पास 48 ऐसा कुछ है। तो अब वो जिसको ज़्यादा वोट आएगा वो लोग जीतेंगे। और मजलिस भी डालती है वोट, तो मजलिस का जो हमसे भी कम है, हम सेकंड प्लेस में, तो वैसा देखेंगे तो जिसको हाईएस्ट वोट आएगा, सिंपल मेजॉरिटी, उसको मेयर बनाया जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी ये होने वाला नहीं है। आप मेरी आंखों से पहचान गई कि मैं एक सवाल और करना चाहूँगा। ये तो बहुमत वाली बात हुई है, तो बिल्कुल साधारण सी स्थितियों की बात है रामचंद्र राव जी, जहाँ पे एक तरफ पूरा बहुमत रहता है, कुछ कम रहते हैं, जैसे हमेशा से होता आया है। बहुमत होगा, बहुमत जिसको होगा उसको मिलेगा, वही होगा, बात अलग है। मगर अब जो स्थिति बनी है, त्रिशंकु वाली स्थिति बनी है, यानी अगर केसीआर, अगर समझिए 150 के 150 लोग भी उपस्थित है, तो क्या स्थिति बनेगी? और हैदराबाद के ग्रेटर इलेक्शंस को लेकर के ये तो फिर काफ़ी बड़ा मुद्दा भी हो जाता है। नहीं, मजलिस सपोर्ट कर सकती है टीआरएस को, अगर करती भी नहीं है, समझ लीजिए, तो क्या करती भी नहीं है तो क्या होगा? 3 मेयर कैंडिडेट हो सकते हैं, मजलिस अपना कैंडिडेट मजलिस लगाएगी, फिर भी वोटिंग तो होगा ना। तो जो कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट आएंगे वो जीतेगा। तो इसमें एक चीज़ और मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि अभी तो जो है वो टीआरएस के हैं, है ना, साथ में मजलिस पार्टी का समर्थन है। क्या लगता है कि कितने साल, 5 साल वाली ही चीज़ें हैं ना ये भी, तो 5 साल ये लोग रहने वाले हैं साथ में, या 2.5 साल का बंटवारा कर लेगा फिर बाद? नहीं, अभी तो नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इनको भी राजनीतिक नुकसान होगा अगर मजलिस से हो जाते हैं। क्योंकि मजलिस के विरोध में आज तेलंगाना की जनता आज बहुत आक्रोश में, बात को छोड़, हैदराबाद में नहीं, सारे तेलंगाना में मजलिस के खिलाफ आज लोगों में एक गुस्सा है उनके, क्योंकि जो भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, जिस तरह से उन्होंने अपमानित किया है हिंदू भगवान और देवी देवताओं के लिए, तो सारे तेलंगाना में हिंदुओं में एक गुस्सा सा है मजलिस में। अगर आज टीआरएस उसी से अपना हाथ मिलाती है तो टीआरएस को राजनीतिक नुकसान होगा। तो भले ही अंदर, घर के अंदर दोनों मिल के रहेंगे, लेकिन बाहर लोगों को बताने के लिए कि हम दो अलग अलग हैं, बताने की कोशिश करेंगे वो लोग। तो मिल के तो वो लड़ेंगे नहीं, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ द सीट भी नहीं होगा, और मजलिस भी उस पर ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो भी चाहती है कि अगली बार फिर टीआरएस आए, ताकि टीआरएस की कार की स्टीयरिंग उनके हाथ में रहे। ठीक है, कुल मिला के होता क्या है कि किसी भी राज्य में उसका डेवलपमेंट ना होने का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि वह आस्थाओं के नाम पर इतने सारे कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में फंस जाते हैं कि डेवलपमेंट पे नाम ही नहीं जाता है, और नेताओं के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि आस्था के नाम पे खेल खेल के वो डेवलपमेंट तक जाते नहीं हैं और जनता 5 साल तक मूर्ख बनी रहती है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा ये हैदराबाद में, तेलंगाना में, क्योंकि 2023 की जो तैयारियां हैं वो बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से करने की बात कही जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप दोनों गेस्ट का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नवभारत समाचार देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।